नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी हैवानियत से भरी हुई घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसकी पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी भी आंखें भर आएंगी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं निर्भया 2 के बारे में। एक ऐसे ट्रेनी डॉक्टर के बारे में जिसके साथ गैंगरेप किया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। जख्मों से भरा हुआ जिस्म, प्राइवेट पार्ट से बहता हुआ खून, कोलकाता की निर्भया के साथ दरिंदगी के 40 मिनट की खौफनाक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों आंखें घायल होती हैं उसकी, मुंह से खून रिसता है, घायल ओंठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता हुआ खून, बायां पैर जख्मी और पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई उसके बारे में बताया गया है। 8 अगस्त की उस काली रात को 11 बजे कोलकाता की निर्भया का गुनहगार संजय राय पहली बार अस्पताल पहुंचता है और वो वहां करीब आधे घंटे तक रुकता था, फिर अस्पताल से निकल गया था। इसके बाद दोबारा रात के 1 बजे अस्पताल पहुंचता है, लेकिन इस बार वह 4:35 पर अस्पताल से बाहर निकला और सीधे कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो जाता है। वो अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुका था जिस हाल में ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी हुई लाश मिली थी। हर जख्म की कहानी अलग अलग है। दोनों आंखें घायल, मुंह से खून रिसता हुआ, घायल ओंठ और पूरा चेहरा जख्मी था। दोनों हाथों की अंगुलियों के नाखून घायल थे, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी टूटी हुई। ये वो जख्मों की लिस्ट है जो कोलकाता डॉक्टर के ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से में आई। जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रहा है तो सोचिए, अगर हर शख्स की कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया। जब तक होश में रही, घायल होकर भी खुद को और खुद की आबरू को बचा ले गई थी, लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि दर्द और होश दोनों से हार गई थी। जख्मों से भरा हुआ जिस्म, अब वो बहसी उसे नजर भी नहीं आ रहा था क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखा था उस चश्मे का ग्लास भी टूटकर उसकी दोनों आंखों को घायल कर चुका था। आंखें बंद थी और वो बेहोश, और इसी बेहोशी की आलम में तब तक उसकी आबरू को लूटता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। लेकिन वो इस कदर नशे में था कि उसे यही एहसास नहीं था कि जूनियर डॉक्टर जिंदा है भी या नहीं। डॉक्टर शोर ना मचाए, इसलिए जब तक वो होश में रही उसका मुंह दबाकर उसकी चीखों को घोंटता रहा। फिर मौका मिला तो उसकी कहीं हाथ उसकी गर्दन तक पहुंची। इस बीच कब गला घुट गया उसे इसका एहसास भी नहीं था। दिल दहला देगी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में हर जख्म का हिसाब दे दिया है। रिपोर्ट कहती है कि जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर जितने भी जख्म मिले वो उसे तब मिले जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूटा था जिसके टुकड़े उसके आंखों में धंस गए, जिससे उसकी दोनों आंखें चली गई। चेहरे, नाक, मुंह पर जो जख्म थे इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान तब आए जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी। वो अपना गुस्सा उतार रहा था। संजय, जो ट्रेनी डॉक्टर का आरोपी है जिसने उसके साथ गैंगरेप किया, संजय पर जूनियर डॉक्टर के साथ आओ जानते हैं संजय ने आखिर क्यों किया डॉक्टर का कत्ल। पर जूनियर डॉक्टर के साथ संजय नाम के उस हैवान ने ऐसा क्यों किया? क्या संजय की जूनियर डॉक्टर से कोई दुश्मनी थी? क्या वो जूनियर डॉक्टर को हासिल करना चाहता था या जूनियर डॉक्टर को लेकर उसकी कोई नीयत खराब थी? इन सवालों के जवाब सामने लाने के लिए संजय की पूरी कहानी सामने लानी जरूरी थी, खासकर वारदात वाले दिन और उससे कुछ दिनों पहले तक। कोलकाता पुलिस वॉलंटियर था संजय राय। कोलकाता पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों की संजय की रूटीन कुछ यूं थी। 5 अगस्त को संजय राय खड़गपुर के सलवा में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में हिस्सा लेने गया। असल में संजय राय कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर की तरह काम करता था। 2019 में संजय पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में बतौर वॉलंटियर शामिल हुआ। कोलकाता पुलिस अपने सिविल वॉलंटियर को हर महीने एक खास रकम दिया करती थी। बाद में संजय राय आपदा प्रबंधन से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में चला गया। अक्सर पुलिस बैरक में रुका करता था संजय। कुछ वक्त के बाद उसे वहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस चौकी में तैनाती दी गई। फिलहाल वो तैनात था क्योंकि वो सिर्फ एक वॉलंटियर था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चलता था। यहाँ तक कि वो केपी लिखी टी-शर्ट और कैप भी पहना करता था क्योंकि वो कोलकाता पुलिस के लिए ही काम करता था, इसलिए पुलिस के साथ उसके अच्छे संपर्क थे। इसी संपर्कों का फायदा उठाकर अक्सर पुलिस बैरक में भी रुका करता था। पुलिस का वॉलंटियर होने के नाते ही वो 5 अगस्त को खड़गपुर के सलवा में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचा, जहां वो कुल 3 दिन तक रहा। मरीजों को दाखिल कराने के लिए पैसे लेता था संजय। सलवा में 3 दिन तक रुकने के बाद 8 अगस्त की सुबह वो वापस कोलकाता पहुंचा। कोलकाता आने के बाद वो सबसे पहले आरजीकर हॉस्पिटल पहुंचा। संजय अक्सर सरकारी अस्पताल में मरीजों को दाखिला दिलाने के नाम पर एक दलाल की तरह पैसे भी वसूला करता था। 8 अगस्त को उसने इसी तरह एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वो अस्पताल से चला गया। इसके बाद वो पूरे दिन अस्पताल नहीं गया। मरीज की मदद के लिए आया था संजय। 8 अगस्त की ही रात करीब 11 बजे संजय वापस आरजी कर अस्पताल पहुंचता है। यहाँ वो उसी मरीज से मिलता है जिसे दिन में उसे भर्ती कराया था।
अस्पताल आने के बाद वो उस मरीज की एक्सरे कराने में मदद करता है। एक्सरे कराते वक्त मरीज के रिश्तेदार भी साथ में थे। एक्सरे कराने के बाद संजय फिर अस्पताल से बाहर निकल जाता है। तीमारदार के साथ फिर पीता था शराब। अब तारीख 8 से 9 अगस्त हो चुकी थी। देर रात करीब 1 बजे का वक्त था। संजय फिर अस्पताल आता है। इस बार वो उस मरीज को देखने आता है जिसे उसी ने भर्ती कराया था और जिसकी अगले दिन सर्जरी होनी थी। मरीज को अटेंड करने के बाद वो उसी मरीज के एक तीमारदार के साथ अस्पताल के बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाता है। वहाँ दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद संजय उस तीमारदार को उबर बाइक से घर जाने के लिए पैसा देता है। वो तीमारदार अब अस्पताल से निकल जाता है। नशे में लड़खड़ाता सेमिनार हॉल पहुंचा था संजय। अब रात के करीब 3 बज चुके थे। तीमारदार को घर भेजने के बाद नशे में संजय फिर से अस्पताल की मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है। इसके बाद वो बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर जाता है। इस फ्लोर पर मिला था डॉक्टर की लाश। थोड़ी देर में पूरे अस्पताल में हंगामा मच चुका था। चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट था और इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था। नशे में लड़खड़ाता हुआ संजय उसी सेमिनार हॉल में दाखिल हो जाता है। अंदर घुसते ही उसकी नजर उसी जूनियर डॉक्टर पर पड़ती है जो उस वक्त उसी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए आई थी। शायद सो रही थी। शराब का नशा पहले से था। ऊपर से तीसरी मंजिल सुनसान। सेमिनार हॉल में भी कोई और नहीं था। 3 बजे सेमिनार हॉल में आराम करने पहुंची थी डॉक्टर। दरअसल चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट में थी और तमाम मरीजों को देखने के बाद रात 2 बजे अपने 4 साथी डॉक्टर के साथ कैंटीन में उसने खाना खाया और खाना खाने के बाद बाकी मरीजों को देखने चले गए। क्योंकि उस वक्त जूनियर डॉक्टर के पास कोई काम नहीं था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के वास्ते उसी सेमिनार हॉल में जाने का फैसला किया। असल में नाइट शिफ्ट के दौरान तमाम डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ अक्सर सुस्ताने के लिए उसी सेमिनार हॉल में चले जाया करते थे, क्योंकि वो रात को खाली रहता था और अंदर करीब 35 से 40 कुर्सियां लगी हुई थी। जूनियर डॉक्टर रात करीब 3 बजे सेमिनार हॉल में पहुंची और एक कुर्सी पर आराम करने लगी। दरिंदगी के खौफनाक 40 मिनट। आओ हम इस 40 मिनट की बात करते हैं। बदनसीबी से कुछ देर बाद शराब के नशे में अब संजय उसी सेमिनार हॉल में था और इसी हॉल में तमाम जद्दोजहद के बावजूद जूनियर डॉक्टर खुद को उसके चंगुल से आजाद नहीं कर पाई। संजय करीब 40 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में रुका था। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। जब संजय अस्पताल से निकला तब सुबह के 4:37 हुए थे। वारदात के बाद पुलिस बैरक में जाकर सोया कातिल। कमाल देखी कि एक डॉक्टर की आबरू लूटने और उसकी जान लेने के बाद वो अस्पताल से निकलकर कहीं और नहीं बल्कि करीब में ही मौजूद कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर बेफिक्र सो जाता है। अब सुबह के करीब 8 बज चुके थे। ठीक इसी वक्त अस्पताल का एक स्टाफ तीसरी मंजिल के उस सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। वहाँ उसकी नजरों के सामने जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी हुई दिखती है। अर्धनग्न हालात में कोलकाता पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी थी और मौके पर जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ उसका लैपटॉप मोबाइल पड़ा था। साथ ही एक ब्लूटूथ नेकबैंड। लाश पर ऊपरी कपड़े तो थे पर नीचे नहीं। मामला एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का था। कोलकाता पुलिस अब अपनी तफ्तीश शुरू करती है। नाइट शिफ्ट में मौजूद तमाम स्टाफ से पूछताछ करती है। अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। खासकर तीसरी मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले और आने के रास्तों पर लगे हर कैमरों को बारीकी से चेक किया जाता है। और तब पहली बार उसी कैमरे में लड़खड़ाता हुआ संजय राय नजर आता है और कोलकाता पुलिस का अपना वॉलंटियर। सीसीटीवी फुटेज से मिला पहला सुराग। पुलिस को पहला क्लू इसी कैमरे ने दिया। दरअसल पुलिस ने जब ध्यान से सीसीटीवी कैमरे को देखा तो पाया कि रात को जब संजय सेमिनार हॉल में गया तब उसके गले में ब्लूटूथ नेकबैंड था, लेकिन जब वो सुबह करीब 4:35 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकला तब गले में नेकबैंड नहीं था। एक नेकबैंड मिला। अस्पताल के स्टाफ से ये पता करने में देरी नहीं लगी कि संजय पुलिस का ही वॉलंटियर और अक्सर पुलिस बैरक में ही रात गुजारता था। ब्लूटूथ नेकबैंड ने ही खत्म की सबकी गुंजाइश। फौरन पुलिस की एक टीम बैरक पहुंचती है और सोए हुए संजय को उठाया जाता है और पूछताछ करने के लिए थाने लाया जाता है। पर संजय से पूछताछ से पहले ब्लूटूथ नेकबैंड अपनी गवाही दे चुका था। मौके से मिला ब्लूटूथ नेकबैंड बड़ी आसानी से संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो चुका था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि मौके से बरामद ब्लूटूथ संजय का नहीं। जांच के लिए भेजे डीएनए सैंपल। कोलकाता पुलिस संजय की गिरफ्तारी के साथ ये दावा कर देती है कि जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का मामला सुलझ गया है। लेकिन अब भी कोलकाता पुलिस का शक करने लायक कई सवाल हैं। मसलन जूनियर डॉक्टर की कद काठी को देखते हुए संजय का उस पर अकेला काबू पाना लोगों के गले नहीं उतर रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पुख्ता यकीन है कि जूनियर डॉक्टर को गुनाहगार अकेला संजय नहीं बल्कि कुछ और लोग भी हैं। बल्कि इस सवाल के जवाब में कोलकाता पुलिस ने ही कहा कि उसने जूनियर डॉक्टर और संजय दोनों के डीएनए सैंपल लैब में भेजे।
अगर पुलिस डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने वालों लोगों में संजय के अलावा और भी लोग शामिल हैं तो डीएनए रिपोर्ट से साफ हो जाए। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कोलकाता गैंगरेप की पीड़िता महिला डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में। उसकी रिपोर्ट में दिखाया गया कि गले की हड्डी फ्रैक्चर थी, दोनों पैरों पर इतना जोर लगाया गया था कि पेल्विस बोन फ्रैक्चर हो चुका था, दोनों आंखें डैमेज हो गई थी, प्राइवेट पार्ट से हैवी ब्लीडिंग हो रही थी और शरीर से लगभग 150 ग्राम सीमेन पाया गया है। ये एक इंसान नहीं कर सकता है। और जो सीमेन एनालिसिस हुआ है हमारे विक्टिम के वेजाइना में, उसमें 2 से 3 लोगों के सीमेन आए हैं। तो हमें चाहिए कि पुलिस और अथॉरिटीज पहले तो ट्रैक करे जिन्होंने भी ये। इसका मतलब यह है कि उसका रेप नहीं गैंगरेप हुआ है। उसकी हत्या और रेप में एक लोग नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे। हैवानियत की बात तो यह है कि लड़की के घर वालों को यह बताया गया कि वह उसने सुसाइड किया है। ऊपर से इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय क्राइम सीन को ही तोड़ा जा रहा था। केस में कोई प्रोग्रेस न होने और एविडेंस मिटाने के डर से कोलकाता हाई कोर्ट ने इस केस में स्वयं हस्तक्षेप किया और केस को सीबीआई के हवाले ट्रांसफर कर दिया। महुआ मोइत्रा जो वुमेन फैक्ट्स की मसीहा मानी जाती है, सोशल मीडिया पर इस घटना के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय उन सारे ट्वीट्स को डिलीट कर रही है जो लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन हम इस मामले को दबने नहीं देंगे क्योंकि हमारी जान बचाने वाले की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी बनती है। और हम समय अब आ गया है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ जो प्रताड़ना चल रही है उसके खिलाफ क्रांति लाई जाए। इस घटना के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, डॉक्टर हड़ताल पर है और हमारे प्रधानमंत्री ने दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है। और तमाम बॉलीवुड हस्तियां जैसे कंगना रनौत, आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना सहित अनेक बॉलीवुड हस्तियों ने इस घटना के अपराधियों को फांसी की सजा की मांग की है और पूरा देश एकजुट होकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की डिमांड की है।